Hi guys, welcome to Next India. Sorry to introduce you that there was no any class since last 2 days. Due to my exam center was in other state, so I was not present at my address. Please pardon me. It will reduce from next day. That means from today it will cover every day. So please listen it and watch it. आप इस यदि वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें क्योंकि अंत में एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 23 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन के रूप में मनाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को अंकित करने के लिए मनाया जाता है। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। अब इस इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को यूनेस्को द्वारा ट्रांसलांटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए नामित किया गया था। यह उन पुरुषों और महिलाओं को स्मृति का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया। तो ये बात तो हमने पहले ही बताया। अब जान लेते हैं यह यूनेस्को ने नामित किया था। यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में तथा इसके वर्तमान में भी प्रमुख है ऑड्रे एजोले तथा इसकी स्थापना यानी यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 23 से 27 अगस्त तक हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान यानी SIWI द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन 23 से 27 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में किया गया है। विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम है बिल्डिंग रिसाइलेंस फास्टर। अब बात हुई है सीवी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सीवी के कार्यकारी निदेशक है टॉर्गनी होल्मग्रेन तथा इसका मुख्यालय स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि असम। हाल ही में असम राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया है। तिवा आदिवासी असम में वांचुआ महोत्सव में भाग लेने के लिए अपने पारंपरिक डीनैक यस का प्रदर्शन करते हैं। यह त्यौहार तिवा आदिवासियों द्वारा अपने अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह गाने नृत्य अनुष्ठानों के समूह के साथ आता है और अपने मूल परिधान में आते हैं। अब बात हुई असम के बारे में, यह पर असम के द्वारा महोत्सव मनाया जाता है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। यह इमेज में पूरे मैप में, भारतीय मैप में असम राज्य, असम की राजधानी दिसपुर है। जगदीश मुखी जी यहाँ का गवर्नर है। हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कई नेशनल पार्क जो कि फेमस है जैसे कि डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क तथा ओरंग नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग और किसने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि WRI। WRI मीन्स वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीति आयोग और WRI भारत ने संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। नीति आयोग भारत के लिए कार्यान्वयन भागीदार है। परियोजना का उद्देश्य एशिया में GHG उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र के चरम स्तर को नीचे लाना है।
2 डिग्री के नीचे के रास्ते के अनुरूप, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं होती है। अब चलते हैं, बात हुई नीति आयोग तथा WRI के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग एक गवर्नमेंट एजेंसी है, पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसे नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसके मुख्य मतलब मेन होते हैं, अब नीति आयोग के मेन होते हैं अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी वर्तमान में हमने बता ही दिया कि चेयरपर्सन यानी मुख्य अधिकारी के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी यहाँ का चेयरपर्सन है। इसके फाउंडर था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA। अब बात हुई WRI यानी वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है तथा इसकी स्थापना जेम्स गुस्टावे स्पेथ ने किए थे। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। वर्तमान में इसका रेवेन्यू 13.2 करोड़ USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर रूप में है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में EIU द्वारा जारी सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कोपेनहेगन। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। EIU के वार्षिक सूचकांक के चौथे संस्करण में शीर्ष पर पहुंचने के लिए कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। यांगून 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे है। अब जान लेते हैं भारत में यह सूचकांक कौन सा सिटी कौन इंडेक्स में रहा है। इंडेक्स में नई दिल्ली और मुंबई को जगह मिली है। नई दिल्ली 56.1 के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। अब जान लेते हैं टॉप 10 में कौन रहा। टॉप 1 पर तो हमने बता ही दिया कि कोपेनहेगन रहा, दूसरा में टोरंटो, तीसरा में सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, एम्स्टर्डम, वेलिंगटन, हांगकांग, मेलबोर्न तथा स्वीडन के राजधानी 10 पर रहा स्टॉकहोम। अब जान लेते हैं सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 के बारे में। EIU का सुरक्षित शहर सूचकांक वैश्विक शहरी सुरक्षा को मापने के लिए विकसित एक वैश्विक नीति बेंचमार्किंग उपकरण है। सूचकांक पहली बार 2015 में जारी किया गया था। 2021 में शहरों को 5 व्यापक स्तंभों में सुरक्षा के 76 संकेतकों के आधार पर रैंक किया गया है, जो डिजिटल, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, व्यक्तिगत और पर्यावरण है। पर्यावरण सुरक्षा वर्ष 2021 के लिए सुरक्षा मानकों की सूची में नया जोड़ा गया है। अब जान लेते हैं इस शहर के 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर करते हैं, जहां स्कोर निम्नलिखित तरीके से सुरक्षित को दर्शाता है, यानी कि 0 से 25% यदि स्कोर रहा तो कम सुरक्षा में, 25.1 से 50 तक रहा तो मध्यम सुरक्षा में, 50.1 से 75 तक रहा तो उच्च सुरक्षा में, तथा 75.1 से 100 के बीच रहा तो बहुत ही उच्च सुरक्षा में इसे माना जाता है। अब बात हुई है EIU के बारे में, तो EIU के बारे में जान लेते हैं। EIU का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है द इकोनॉमिक ग्रुप, द इकोनॉमिक न्यूज़पेपर ग्रुप इनकॉर्पोरेशन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का उत्पादन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है स्वीडन ऑप्शन बी यानी कि सही जवाब है। वर्ल्ड फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चर्ड इन स्वीडन। यह है लेटेस्ट न्यूज जिसमें बताया गया है कि दुनिया का पहले फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चर किया गया है स्वीडन में। अब बात हुई स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्रोना यहाँ का मुद्रा है यानी कि करेंसी है। स्वीडिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी हैं स्टेफन लोफवेंजी। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड स्वीडन देश। आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि वर्ल्ड में कहाँ पर है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और NDB यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए कितने मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि $500 मिलियन। भारत और
एनडीबी ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 30 स्टेशनों के साथ सेंट्रल सिल्क बोर्ड और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच बाहरी रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ 2 नई मेट्रो लाइन का निर्माण करेगी। नई मेट्रो लाइन बेंगलुरु में सुरक्षित, सस्ती और हरित गतिशीलता को और मजबूत करेगी, जिसका जीवन को गुणवत्ता बढ़ाने, शहरी आवास में सतत विकास और आजीविका के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात हुई है एडीबी के बारे में, तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। यह बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मोटो जान लेते हैं। एडीबी का मोटो है, एडीबी इज कमिटेड टू अचीविंग ए प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक व्हाइल सस्टेनिंग इट्स एफर्ट्स टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। यह है एडीबी का मोटो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने नियोबोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने नियोबोल्ट नाम से एक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन का विकास किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि आसमान इलाकों में भी किया जा सकता है। इसका अधिकतम गति 25 किलोमीटर पर आवर है। शोधकर्ताओं ने लोकोमोटर विकलांग लोगों के लिए काम करने वाले संगठनों और अस्पतालों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया और उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और निरंतर डिजाइन समायोजन करने के बाद उत्पादों का निर्माण किया। अब जान लेते हैं नियोबोल्ट के बारे में। नियोबोल्ट आईआईटी मद्रास ने कहा है कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए 55,000 रुपए की अनुमानित कीमत पर उपलब्ध होगी। मोटर संचालित अटैचमेंट नियोबोल्ट व्हीलचेयर को एक सुरक्षित सड़क योग्य वाहन में परिवर्तन करता है, जो किसी भी प्रकार के इलाके को नेविगेट कर सकता है, जिसका हम आमतौर पर सामना कर सकते हैं। कच्ची सड़कों के माध्यम से ड्राइव करें या एक तेज ढाल पर चढ़ें और आराम से करें, क्योंकि इसमें झटके लगने के लिए सस्पेंशन भी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम और किस बैंक ने पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में पेटीएम के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है। इसमें पेटीएम पोस्टपेड शामिल है, जो कि बाय नाउ पे लेटर समाधान, इजी ईएमआई और फ्लैक्सी पे है। साझेदारी पेमेंट में उन्नत स्मार्ट हब समाधान भी प्रदान करेगी। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब समाधान एक एकीकृत मंच है जो व्यापारियों को उनकी सभी व्यावसायिक जरूरतों को भुगतान के लिए वन स्टॉप समाधान की दुकान प्रदान करता है। अब बात हुई पेटीएम तथा एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो दोनों बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेटीएम यह एक ई कॉमर्स कंपनी है। पेटीएम पेमेंट बैंक इसी पेटीएम का ही एक ई कॉमर्स कंपनी का बैंक है। इसका स्थापना किए थे विक्रम शेखर शर्मा जी, मतलब इसका फाउंडर थे, तथा इसकी स्थापना 2010 में नोएडा में की गई थी। अभी वर्तमान में इसका सीईओ भी विजय शेखर शर्मा जी ही हैं। इसका वर्तमान में इसका रेवेन्यू 2020 के अनुसार है 3,281 करोड़ रुपए। अब चलते हैं उससे पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की भी चर्चा इस प्रश्न में हुई है। एचडीएफसी बैंक एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसका सबसे ज्यादा शाखा मुंबई तथा दिल्ली में ज्यादा पर है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ अभी वर्तमान में शशिधर जगदीशन जी हैं। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। आईएसई के अनुसार भारत के तीसरे लार्जेस्ट कंपनी में, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार तीसरे स्थान पर है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बीएआरसी इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी
सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि नकुल चोपड़ा को। यह इमेज में नकुल चोपड़ा, इन्हें हाल ही में बीएआरसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्हें 25 अगस्त 2021 से यह पद दिया गया है। यह घोषणा तब जान लेते हैं आप बीएआरसी के बारे में बात हुई तो बीएआरसी के बारे में, बीएआरसी के फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। यह एक मीडिया कंपनी है। इसके सीईओ सुनील लूला जी पहले थे, लेकिन वर्तमान में ही इसके सीईओ चेंज कर दिए हैं, जिनका नाम है नकुल चोपड़ा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका की पीपुल यानी चेयरमैन है पुनीत गोयनका तथा सुनील लोयला इसके सीईओ थे, जो जिन्हें हटाकर इन्हें अब यानी सीईओ के रूप में नकुल चोपड़ा को नामित किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत के नए ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो दोस्तों पहले से यह मरियप्पा थंगावेलु को चुना गया था, लेकिन अब यह टेकचंद ध्यानचंद को चुना गया है। यानी नए पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए भारत के नए ध्वजवाहक के रूप में टेकचंद को चुना गया है। यह इमेज में टेकचंद। मरियप्पा थंगावेलु 2016 रियो पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। भारत की पैरालंपिक समिति ने बताया टोक्यो के लिए अपनी उड़ान पर मरियप्पन एक कोविड सकारात्मक विदेशी यात्रा के निकट संपर्क में आए। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उभरते सितारे फंड यानी यूएसएफ लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सीतारमन जी ने, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड यानी यूएसएफ उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। फंड का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना है। फंड की स्थापना एग्जिम बैंक और सिडबी ने की है। यह योजना उत्तर प्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज्य में एमएसएमई की संख्या सबसे अधिक है। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिला के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन सीमा के करीब है। माना चीन के सीमा से लगने वाले चमोली में अंतिम भारतीय गांव है और बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले हर्बल पार्क की लगभग 40 प्रजातियां हैं। अब बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग पार्क के बारे में जान लेते हैं। इस उच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा माना वन पंचायत द्वारा दिए गए 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसे केंद्र सरकार की प्रतिपूरक नवीनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत 3 साल में विकसित किया गया है। इनमें से कई प्रजातियां प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची के साथ साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लुप्त प्राय और खतरे में है। इसमें कई महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियां भी शामिल है। अब बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह है इमेज में उत्तराखंड राज्य जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। यहाँ पर देहरादून यहाँ का राजधानी है। बेबी रानी मौर्य जी यहाँ का गवर्नर है तथा चीफ मिनिस्टर यहाँ का तीरथ सिंह रावत की जगह बदलकर बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी जी। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क तथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि मलेशिया। यह इमेज में इस्माइल साबरी याकूब, इन्हें मलेशिया का नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह मलेशिया के उप प्रधानमंत्री थे। वह प्रधानमंत्री के रूप में मुहिदीन यासीन का स्थान लेंगे, जिन्होंने संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन होने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। याकूब की नियुक्ति मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने की थी। यानी वहां का राजा ने यहाँ का प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल साबरी याकूब को नियुक्त किया है। अब बात हुई है मलेशिया के बारे में, तो मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआला लुम्पुर है। यहाँ का करेंसी है रिंगजीट
मलाया यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी पिछले प्राइम मिनिस्टर मोहिउद्दीन यासीन है तथा न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले हैं इस्माइल साबरी याकूब जी। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड मलेशिया देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि दूसरी। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दूसरी है। भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया का सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और विनिर्माण विशाल राष्ट्र चीन सहित अन्य देशों के एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में निर्माताओं द्वारा भारत में बढ़ती रुचि को इंगित करता है। भारत की रैंकिंग कुशमैन एंड वेलफील्ड के 2021 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में परिलक्षित हुई है। यह सूचकांक पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों को रैंक करता है। अब जान लेते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थानों के आधार पर कुशमैन एंड वेलफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट कई कारकों के आधार पर देशों को रैंक करती है, जैसे जोखिम और लागत कारक, राजनीतिक और आर्थिक जोखिम, बाजार की स्थिति और श्रम लागत बाजार पहुंच है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, सॉरी कल नहीं लास्ट दिन, क्योंकि 2 दिनों से करंट अफेयर्स हो नहीं रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम सेंटर जो था अदर राज्य में होने के कारण अपने एड्रेस पर अवेलेबल नहीं थे। अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, अक्षय ऊर्जा दिवस यानी नवीकरणीय ऊर्जा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 20 अगस्त। अब है आपके लिए आज का प्रश्न। आज के लिए आपके लिए प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने हाल ही में किस शहर में हाउस बोट पर एटीएम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है, सॉरी इस प्रश्न का जवाब तो आपको देना है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा आशा करता हूं पिछले दिन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छी तरह से दिए होंगे। तो दोस्तों यह था आज का हमारा 15 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जा सके टेलीग्राम चैनल से। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।